जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बीएससी उत्तम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त भाई राही सर। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो 25 तारीख का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं, इतना कर लेते हैं तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो कल सेकंड सिटिंग में है, फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स का होगा, सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री होगा, और केमिस्ट्री का मैं लाइव सॉल्यूशन दूंगा जो कल एग्जाम होगा उसका। चलिए तो बढ़ते हैं अगला हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी लिगैंड होते हैं। क्या बोल रहा है? कि सभी लिगैंड होते हैं। सबसे पहले देखना बात है कि लिगैंड क्या होता है मेरे भाई। लिगैंड क्या होता है? तो लिगैंड परमाणु या परमाणु के समूह जो जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केंद्रीय धातु को देता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। भाई ये लिगैंड जो है ये लेविस अम्ल है, लेविस भस्म है कि उदासीन है? तो उदासीन तो कभी हो नहीं सकता है। लेविस अम्ल और लेविस भस्म। लेविस अम्ल होने के लिए इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए, और लेविस भस्म होने के लिए फुलफिल होना चाहिए। लेकिन लिगैंड में क्या होता है? लिगैंड जो होते हैं सभी डी कक्षक जो होते हैं, इसका कक्षक जो होता है फुलफिल होता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी, कि लेविस भस्म होते हैं। सभी लिगैंड क्या होता है? लेविस भस्म होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई मेरे। कहता है निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किस, और तीसरा क्वेश्चन चल गए, दूसरा क्वेश्चन भैया और है इधर में नीचे ऊपर में। ओ माय गॉड, चलिए ध्यान देंगे भाई, थोड़ा ध्यान देंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय कौन है? यानी पारामैग्नेटिक। एक होता है भाई पारामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेगा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में जोड़ा में रहेगा, तो उसको कहेंगे डायमैग्नेटिक, और अगर सिंगल रहेगा तो उसको कहेंगे पारामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। तो भाई ये कहता है कि अनुचुंबकीय कौन है, तो यहां पे कैसे निकालेंगे भाई? तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं बताता हूं कि जिसका लगता है कि निकालना चाहिए उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। जैसे निकल का 28 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d कितना होगा? 3d 8 होगा। लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो -4 क्लोरीन का, और -4 अगर बराबर उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 में से 2 जाएगा तो बचेगा +2। +2 का मतलब कि 2 घट जाएगा, यहां पे बचेगा आपका 6। कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 में अगर 4 को क्लोरीन जाता है, 6 3 पेयर में हो जाएगा, नहीं कमजोर लिगैंड है तो आगे जाएगा sp3 में जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। डी में 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कै गो है भाई? 4 गो सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि ये जो होगा अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय। और लोग को निकालेंगे तो सब पेयर में मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्यों भाई? कोबाल्ट मजबूत लिगैंड है, और मजबूत लिगैंड क्या करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवा देता है। लेकिन क्लोरीन जो है कमजोर, कोबाल्ट हो गया, उसके कोबाल्ट नहीं मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनाइल जिसको कह सकते हैं, साइनाइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये मजबूत लिगैंड है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है? कहता है जैव अणु, कोई जैव अणु जिसमें मैग्नीशियम क्या होता है? पाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं भर के आप लोग को बताया हूं, हमेशा मैं बताया हूं कि भाई रे ब्लड में कौन सा मुख्य घटक क्या होता है? ब्लड में क्या पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाएगा आयरन, यानी लोहा पाया जाएगा। तो कहता है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? Mg। तो Mg हेमोग्लोबिन में तो नहीं पाया जाएगा। हेमोग्लोबिन में भाई रे क्या पाया जाएगा? Fe। क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। एटीपी क्या है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे बॉडी में एनर्जी क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान देंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन
कहता है वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहता है कि वो केंद्रीय धातु के बारे में बताइए, आपको पता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि केंद्रीय धातु कौन बनाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व जो है केंद्रीय धातु बनाता है। और बाबू रे कहता है कि जिसमें केंद्रीय धातु डी नहीं है, तो डी नहीं है तो हो जाएगा मैंगनीज ऑक्साइड। ये MnO4 माइनस जो है इसके पास में भाई रे डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कौन गलत है। कहता है कौन गलत है और कौन सही है ना। यहां पे पूछ दिया है, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं कि इस प्रकार अगर क्वेश्चन दे तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, EAN नंबर, उसके बाद में पूछ सकता है इसका आकार, यानी आकृति कह सकते हैं, आकार पूछ सकता है, प्रसंकरण पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। तो कहता है कि कौन गलत है, चतुष्क फलकीय और एक होता है वर्ग समतलीय। चतुष्क फलकीय के लिए प्रसंकरण हो जाएगा sp3 और वर्ग समतलीय के लिए हो जाएगा DsP2, ठीक है ना। और अनुचुंबकीय जानते हैं कि जब अकेला रहेगा तब और प्रतिचुंबकीय जुड़ा रहेगा तब। यहां ध्यान देंगे कि यहाँ पे कमजोर लिगैंड कौन है, यहाँ अनुचुंबकीय कह रहा है यानी अकेला, और यहाँ पर क्वेश्चन कहता है गलत कह रहा है, गलत। ए भाई ये अनुचुंबकीय नहीं हो सकता है, काहे कि निकल का भी मैं आप लोग को निकाल के बताया था, पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि देखिए इस प्रकार से डी में सब क्या है, 6 है, तो सिंगल एक दे दिए और बाद में डबल। और जो यहाँ पे क्या कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे कोबाल्ट कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल मजबूत लिगैंड है, इसको पेयर में कर देगा। तो 3 ये वाला उठा के दोनों में पेयर करवा देगा, और पेयर करवा देगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनुचुंबकीय। तो आपका ये वाला ऑप्शन सीधी नजर आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सही है, जो गलत मतलब की दर्शा रहा है। ये चतुष्फलकीय नहीं होगा, ये वर्ग समतलीय होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, आराम से इसको शेयर कर दीजिए जितना भी दोस्त है उनके पास में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। फिर उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। तो बताइएगा कि अग्निशामक में किस यौगिक का उपयोग करते हैं। तो हम लोग अग्निशामक में जनरली जो उपयोग करते हैं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 किसका उपयोग करते हैं, या HNO3 कह सकेंगे, HNaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, लेकिन वो मेरा यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, किसमें, अग्निशामक में, ठीक है ना। तो अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। बोलिए अग्निशामक में किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। बढ़ते हैं 7वां नंबर क्या कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 7वां नंबर क्या कहता है, मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। मोनोहाइड्रिक मतलब हम लोग पढ़े थे कि जिस यौगिक से एक OH रहेगा उसको मोनोहाइड्रिक, और जिससे 2 OH रहेगा, जिस यौगिक में 2 OH रहेगा डाइहाइड्रिक, और 3 OH रहेगा उसको कहेंगे ट्राइहाइड्रिक। ये एक ही कारण पे नहीं हो सकता है, अलग अलग कारण पर भी हो सकता है। तो मोनोहाइड्रिक की बात करा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो भाई रे क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा और जल बाहर हो जाएगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन।
8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह अभिक्रमक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। सबसे पहले क्या बोला भाई कि ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और काय पर ऑल कर रहा है तो 1 नंबर पर OH रह जाएगा। अब इसका कहता है 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो PBr3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PBr3। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब, कहता है कि यहाँ पे C6H6 है ना, ग्लूकोज C6H6 ग्लूकोज, सॉरी C6H6 हो जाएगा बेंजीन, C6H12O6 रहता तो ग्लूकोज हो जाता, ये हो जाएगा बेंजीन। तो बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करता और एकदम क्लोरीन अधिक मात्रा में, सबसे बड़ी बात है कि क्लोरीन अधिकता दे दिया और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दे दिया तो क्या बनेगा, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये भी नजर आ रहा होगा आप लोग, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी नजर आ रहा होगा। मेरे हिसाब से दोनों सही है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। का है भाई कि हेक्साक्लोरोबेंजीन होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन होगा। अगर आईपैक नेम की बात करेगा तो ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, डायरेक्ट ये हो जाएगा। हेक्साक्लोरोबेंजीन इस प्रकार से रहेगा कि सब कार्बन, सब कोना पर क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा। चलिए तो ये वाला समझ में आ गया कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है जब बेंजीन को क्लोरीन की अधिकता के साथ अभिक्रिया करवाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो बताइएगा कि आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या देगा, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा ये, इसका स्ट्रक्चर इस तरीका होता है CH3 CH और नीचे OH रहेगा CH3। हम कह सकते हैं कि 2 प्रोपेनॉल, यहां पर नाम लिख देगा 2 प्रोपेनॉल दे देगा, 2 प्रोपेनॉल दे देगा और पूछेगा कि कौन आयोडो परीक्षण नहीं देता है, तो कहेंगे 2 प्रोपेनॉल जो है आयोडो परीक्षण नहीं देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो इसमें दे दिया पायरोलिग्नियस अम्ल, सीरा के किण्वन से मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया और Ag2O से करवा करके मिथाइल अमीन की अभिक्रिया। तो कहता है कि बड़े पैमाने की बात करेगा तो पायरोलिग्नियस अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पायरोलिग्नियस अम्ल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 12 क्या कहता है, 12 कहता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा भाई कि निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन की मत कहिए। अल्कोहल में, तो अल्कोहल में क्या रहेगा भाई, OH रहेगा। क्या रहेगा, OH। अल्कोहल में क्या रहेगा, OH। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, तो ये किस में रहेगा भाई, तो कीटोन में रहेगा। किस में रहेगा, कीटोन में। और सिंगल बॉन्ड CHO किस में रहेगा भाई, तो एल्डिहाइड में रहेगा। किस में रहेगा, एल्डिहाइड। और ये किस में रहेगा, अमीन में रहेगा। अगर आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता है तो RC⋯OH हो जाएगा, ईस्टर पूछता है तो RC⋯OR हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। इसमें कहता है कि कौन सर्वाधिक अम्लीय है निम्नलिखित में, फिनॉल, बेंजीन अल्कोहल, एम क्लोरोफिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल। तो आपका हो जाएगा एम क्लोरोफिनॉल, है ना। एम क्लोरोफिनॉल जो है आपको सबसे अम्लीय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 14 कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। कहता है प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल केकरा कहेंगे,
जिस कार्बन से अल्कोहल यानी OH जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से और जुड़ा रहेगा, उसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। इस प्रकार से CHO ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरक के उपस्थिति में यानी कुछ भी दे देगा और निर्जलीकरण करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? तो प्राप्त होगा आपका प्राप्त होगा एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यहां से H और यहां से OH जल निकल के बाहर चला जाएगा तो प्राप्त होगा एल्डिहाइड। चलिएगा तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 के साथ HgSO4 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एकरा भी क्रिया करवा देगा H2SO4 से तो क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिक्रिया, देखो नेम रिएक्शन से 2-3 क्वेश्चन रहता है। अभिक्रिया RC डबल बॉन्ड OCl यानी कि एसिड हैलाइड है और एसिड हैलाइड को हाइड्रोजन से PD और BaSO4 की उपस्थिति में करवा रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है? एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं रोजेनमंड अभिक्रिया। क्या कहेंगे भाई? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहेंगे। रोजेनमुंड अभिक्रिया कहेंगे। तो भाई रे यहाँ पे देखेंगे कि बेन एसिड हैलाइड की जब अभिक्रिया करवाएगा या आप चयन करवाएगा, कुछ भी कह सकता है। तो चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? तो एल्डोल संघनन मिथेनॉल नहीं देता है। जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डोल अभिक्रिया नहीं देता है। तो एक पूछ दिया उधर रोजेनमुंड और एक पूछ दिया इन्हें एल्डोल। चलिए आगे बढ़ेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया? फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएगा भाई? तो अमोनिया के साथ करवाएगा। किसके साथ अभिक्रिया करवाएगा? अमोनिया के साथ। फॉर्मल्डिहाइड HCHO को NH3 के साथ अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? फॉर्मलिन प्राप्त होगा, मिथाइलअमीन प्राप्त होगा, हेक्सा मिथिलीन ट्राइअमीन प्राप्त होगा। तो इसमें देखिएगा ये स्पेशल केस है, ये प्राप्त होगा हेक्सा मिथिलीन ट्राइअमीन। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, ये वाला मैं अभी बताया था कि निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रिया मूलक है? तो ईस्टर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C डबल O R हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? एल्डिहाइड का हो जाएगा। एसिड अमाइड का हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड का। ये हो गया एसिड अमाइड का और ये हो गया एसिड अनहाइड्राइड का हो गया और ये हो गया किसका? एल्डिहाइड का। अब अभी कुछ देर आगे पूछ लेता OH दे लेता, ये किसका था? अल्कोहल का। और ईस्टर को हो जाएगा RCOOR। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अभिक्रिया RCOOAg को ब्रोमीन के साथ यानी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो अल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। इसको कहेंगे बोरोडीन हुंसडीकर, ऐसे लिखता है हुंसडीकर। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहता है। फिनॉल की अभिक्रिया करवा देगा क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, है ना, अल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में करवाएगा तो हमको प्राप्त होगा राइमर। लेकिन अगर अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक केओएच के साथ करवाएगा तो सैलिसाइलडिहाइड प्राप्त होगा और इस अभिक्रिया को कहेंगे कार्बाइलामीन अभिक्रिया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका आंसर इसमें कौन था? आपका आंसर इसमें बोरोडीन हुंसडीकर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया O3 से बनेगा कोई चीज O2, तो निम्न प्रकार से होती है। अब यहां से O से बन रहा है, क्या बन रहा है? O2, O3 से बन रहा है O2, तीर बन रहा है, और O3 से बन रहा है O3 O से अभिक्रिया करके बन रहा है क्या? O3 O से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? तो बना रहा है ऑक्सीजन बना रहा है। तो आपको क्या कहता है तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण होगा कि R बराबर K, और यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि K O3 पर पावर 2, O3 पर पावर 2 और O पर -1। आपका बी ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं आप लोग को मॉडल सेट में, बहुत इंपॉर्टेंट। ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो 2 और 3 के बीच होता है। किसके बीच होता है भाई? 2 और 3 के बीच होता है ताप गुणांक। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है मतलब लायोफोबिक है, तो आपका हो जाएगा कुहासा जो है लायोफोबिक, यानी लायोफिलिक नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्लोराइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो बाबू रे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 10⁻⁵ से कितना? 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्लोराइडी बिलियन के कणों का आकार होता है। याद कर लेंगे हमेशा कि क्लोराइडी बिलियन के कणों का आकार कितना रहेगा? 10⁻⁻5 से 10⁻⁷। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देख लो 26 नंबर कह रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? किस एंजाइम का उपयोग करते हैं भाई? तो डायस्टेज। किसका? डायस्टेज। स्टार्च कहेगा तो डायस्टेज, माल्टोज कहेगा तो माल्टेज, ग्लूकोज कहेगा तो इन्वर्टेज, जाइमेज किसको? ग्लूकोज को अल्कोहल में, ग्लूकोज को अल्कोहल में कहेगा तो जाइमेज, और स्टार्च को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कहेगा तो डायस्टेज, और अगर माल्टोज को ग्लूकोज में कहेगा तो माल्टेज, और इन्वर्टेज क्या करेगा? इन्वर्टेज क्या करेगा? शुगर को किसमें चेंज करेगा? शुगर को चेंज करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो भाई रे इसका आंसर क्या हो गया? डायस्टेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अधिशोषण की दर। हम बताए थे अधिशोषण कि किसी भी पृष्ठ पर अधिशोषक आकर के क्या होता है? सांद्रित होता है, उसे अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण 2 प्रकार के होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इसका अंतर भी आपको पूछ सकता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो बताइएगा कि रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने से घटती है। अगर दाब बढ़ावेंगे तो रासायनिक अधिशोषण घट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर करता है। कहता है एक वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है। नहीं, ये आपका डी हो जाएगा कि दाब बढ़ावेंगे तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन दाब बढ़ावेंगे तो भौतिक अधिशोषण क्या होगा? घट जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? चलिएगा तो अगले क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो पृथ्वी में यानी भूपर पट्टी में कौन पाया जाता है भाई? अल्युमिनियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? अल्युमिनियम पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन? तो अल्युमिनियम। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। पायरोलिग्नियस अम्ल क्या है? तो एक ये वनस्पति अम्ल है ना, विनेगर अम्ल है ना, कह सकते हैं विनेगर अम्ल है पायरोलिग्नियस अम्ल, जिसमें एसिटिक अम्ल रहता है। कितना परसेंट? 10% क्या रहता है? एसिटिक अम्ल इसमें 10% रहेगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। इसमें 10% क्या रहता है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 30 की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन को आप लोग को नहीं छोड़ना चाहिए। एक चीज मैं बता देता हूं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मिले भाई तो इसको छोड़िए नहीं। जब कहे कि इसमें ये मतलब कार्बन दे दिया है, तीन तरफ दे दिया है, हाइड्रोजन मतलब कि कार्बन दे दिया और यहाँ पर दे दिया NH3 तो है, तो प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है? सब बच्चा मार देगा कि टर्सरी है। आप जानते हैं कि जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहता है उकरा से 3 कार्बन जुड़ा रहता है तो हो जाता है टर्सरी। लेकिन नहीं, नाइट्रोजन के केस में कि नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ल है तो हो जाएगा 1 डिग्री प्राइमरी। अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा है तो हो जाएगा सेकेंडरी। और नाइट्रोजन से किससे भाई? नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ल है तो ये हो जाएगा टर्शियरी। तो बताइए कि जिस नाइट्रोजन से जुड़ल है और से कै गो कार्बन जुड़ा? 1 गो, तो ये हो जाएगा प्राइमरी अमीन। देखो भाई साहब को लगाए हैं टर्शियरी, टर्शियरी नहीं होगा, ये क्या होगा? प्राइमरी अमीन होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई मेरे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है? सबल, सबल क्या होता है? प्रबल और सबल मतलब होता है मजबूत। भास्म कर रहा, भास्म, आम्ल नहीं, क्या कर रहा? भास्म। तो आपको सबल भास्म कौन हो जाएगा भाई? तो सबल भास्म हो जाएगा ये बेंजीन पर NH2, यानी कि इसका नाम है क्या? एनिलीन। एनिलीन जो है आपका सबल भास्म हो जाएगा। लेकिन सबल अम्ल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? तो 3 डिग्री वाला, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री और एक हो गया 1 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला जो है ज्यादा अम्लीय रहेगा, अम्लीय की मैं बात कर रहा हूं, और 2 डिग्री वाला उससे कम रहेगा, 1 डिग्री वाला सबसे कम रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 32 कहता है C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त किया जा सकता है? प्राइमरी अमीन का, टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। तो भाई रे 1 गो नाइट्रोजन है और एक से 3 गो कार्बन जोड़ दी और तीनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन दे दिए 3-3 गो, क्या गो? 3-3 गो। तो कैसा अमीन बना? तो हम बनेंगे, कहेंगे टर्शियरी अमीन। कैसा अमीन? टर्शियरी, बिकॉज 1 नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी कहेंगे। टर्शियरी मतलब इसको 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 33 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा भाई एकदम मन लगा के देख लीजिए। निम्नलिखित में किसको अपकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है? किसको अपकृत करेंगे तो सेकेंडरी अमीन प्राप्त होगा? तो कार्बाइल अमीन को अपकृत कराएंगे। अपकृत कर मतलब कि हाइड्रोजन को जोड़ेंगे या ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा? कार्बाइलामीन अभिक्रिया से, कार्बाइलामीन से प्राप्त होगा हमारा क्या? सेकेंडरी अमीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गन्ने की चीनी के जल अपघटन, गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो भाई रे ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रैक्टोज भी मिलेगा। ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रैक्टोज। अगर इन्वर्टेज दिए तो ग्लूकोज फ्रैक्टोज दोनों में तोड़ देगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ग्लूकोज पर अगर जाइमेज देंगे, तो अल्कोहल में बदल देगा। क्या कहता है कि इंजाइम है। इंजाइम क्या है भाई? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी दम भर पूछता है। बायोलॉजी के अगर केमिस्ट्री में पूछता है, बायोलॉजी में भी पूछता है। तो इंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। आपको पूछ देगा प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस यौगिक है। प्रोटीन कैसा है? ये ऑप्शन हो गया प्रोटीन। और प्रोटीन कैसा है? नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन युक्त बोलेंगे, नाइट्रोजनस यौगिक बोलेंगे। और भाई रे प्रोटीन का जो एकलक होता है, प्रोटीन का एकलक होता है अमीनो एसिड। क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड किसको कहते हैं? जेकरा में NH2 तथा COOH दोनों मौजूद रहता है, उसको कहते हैं अमीनो एसिड। और भाई रे अमीनो एसिड में ग्लाइसिन के छोड़कर सभी अमीनो एसिड के पास में अपना कायरल कार्बन होता है।
कायरल कार्बन क्या होता है कि जिस कार्बन से सभी ग्रुप भिन्न भिन्न जुड़ा होता है उसको कायरल कहते हैं। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना 4 और फ्रक्टोज में कितना 3। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 और फ्रक्टोज में 3। बढ़ते हैं अगले 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ भाई एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सल्फर दिया है तो वर्ग 16 का जो रेंज है, रेंज -2 से +6 तक होता है, इतना तक होता है। अब देखता है कि H2S का, एस का देखते हैं तो +2 है, बराबर उधर जाएगा तो -2, यानी मिनिमम है तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसका क्या होगा अवकरण होगा। क्या होगा अवकरण, व्यवहार करेगा ऑक्सीकारक के जैसा। H2SO4 का कितना होगा 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी -6 उधर जाएगा प्लस, ये +6 यानी अधिकतम हो गया तो ये घटा सकता है, तो घटावेगा तो क्या करेगा अवकारक करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड में देखेंगे भाई 2 दूना कितना 4 और x में से तो 4, ये हो जाएगा आपका आंसर कि ये बढ़ा भी सकता है। ये भाई यहाँ पे अगर 4 इसका रेंज है तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, बढ़ा भी सकता है ऑक्सीकरण संख्या और घटा भी सकता है। तो इसको हम कहेंगे कि ऑक्सीकारक अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करेगा कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। एक नाम देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं कर सकता क्योंकि -2 होता है ऑक्सीजन के, 3 दूना कितना 6, -6 बराबर गुजर जाएगा +6, मैक्सिमम हो गया। तो चलिएगे अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की ओर कहता है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। तो रंगीन कौन होगा भाई, तो रंगीन होगा NO2। हम आप लोग को बोले थे कि जो वैकेंट रहेगा वो रंगीन रहेगा और फुलफिल रहेगा रंगहीन रहेगा। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर कहता है कि संक्रामण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रामण तत्व कहने का मतलब डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो N-1D और D पर 1 से लेके 10 तक, और NS0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो बढ़िए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो भाई रे एकरा में देखेंगे, एकरा में हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/3, उस टाइम इसको हो जाएगा 4 दूना और 2 दूना 4 हो जाएगा। एरा में 7 दूना 14, 14/2, एरा में 7 हो जाएगी, तो मैक्सिमम हो गया। और कह रहा है कुछ न्यूनतम, तो एकरा में SO4 के -2 होता है तो x, तो -2 +2 में, तो न्यूनतम कहेगा तो MnSO4 में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 40 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनॉइड नहीं है। एक्टिनॉइड नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यूरेनियम, यूरेनियम जो है एक्टिनॉइड नहीं है। क्या है, एक्टिनॉइड नहीं है यूरेनियम, यूरेनियम जो है एक्टिनॉइड नहीं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 41 कहता है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन, अब भाई रंगहीन है तो रंगहीन कौन रहेगा, रंगहीन कौन रहेगा, जेकरा में सभी पेयर रहेगा। तो सब पेयर केकरा में, सभ्य जोड़ा में हो जाएगा कॉपर में। तो कॉपर के एस में एक गो सिंगल रहता है, जेकरो में प्लस कर दिया और निकाल दिया, यानी सब जोड़ा में है तो रंगीन हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा कॉपर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई 42 नंबर पर पहुंच गए। 42 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान देंगे जरा कि निम्नलिखित में कौन आयनिक प्रतिचुंबकीय है। ए भाई जोड़ा में रहेगा, जोड़ा में रहेगा तो वो रंगहीन रहेगा। कैसा रहेगा, रंगहीन। और क्या रहेगा, जोड़ा में रहेगा तो प्रतिचुंबकीय भी रहेगा, प्रतिचुंबकीय रहेगा। तेरा में जोड़ा में कौन हो जाएगा, स्कैंडियम का 21 होता है और डी में 1 और एस में 2 और 3 को निकाला भाई, 12 से 3 को निकाल दिया, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केरा में सब जोड़ा में होता है, सब जोड़ा में रह जाएगा तो प्रतिचुंबकीय। और क्या होता है
अगर थोड़ा सा इसको देखना चाहते हैं तो चलो मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा डिटेल करके। स्कैंडियम का 21 होता है ना भाई, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d1 होता है। तो भाई रे इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, s में जोड़ा, p में जोड़ा, s में जोड़ा, p में जोड़ा, तो सब जोड़ा है, तो जोड़ा रहेगा तो प्रति, सिंगल रहेगा तो अनुचुंबकीय। आपका ऑप्शन सी स्कैंडियम सही है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। 43 नंबर में क्या कहता भाई, 43 नंबर निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, तो K2SO4 का। किसका होगा, किसका, नाच नचो नहीं, K2SO4 का। समझ रहे ना बाबू, समझ रहा ना, K2SO4 का क्या होगा, किसका होगा, एकदम सबसे अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1 फैराडे के बराबर होता है, एकदम सब जानता है, 96,500 कूलम। क्या भाई, 96,500 कूलम। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का सेकंड नियम, फैराडे का पहला नियम और फैराडे का सेकंड नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, तो कहता है कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, तो लेड डाइऑक्साइड घुलता है, नहीं, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, ये भी नहीं, लेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर से लेड सल्फेट का परत जम जाता है और गंधक अम्ल की सांद्रता घट जाता है, ये पुनः उत्पन्न होता है। क्या होता है, पुनः H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है अगर इसको चार्ज किया जाता है तो। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया के, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, समझ रहा ना, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है। भाई रे Ag प्लस से Ag बन गया और Ag प्लस से Ag बनने के लिए आपको दे दिया कितना, प्लस 0.80 वोल्ट, और Sn2 प्लस से क्या बन गया, Sn बन गया। तो Sn2 प्लस से Sn बनने के लिए क्या दे रहा है, माइनस 0.14 दे रहा है। तो भाई हम बताए थे, एक बताए थे कैथोड, एक बताए थे एनोड। तो लेफ्ट में रहता है एनोड, तो हम कह सकते हैं कि ई सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड वाला कौन है भाई, कैथोड माइनस एनोड, तो ये कैथोड है और माइनस, तो यहाँ पे इतना वैल्यू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 0.14 और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 0.80, है ना। अब इसको क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.94 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.94 वोल्ट। 46 हो गया। 47 की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 47, अगला क्वेश्चन 47 अगले पेज में। 47 नंबर कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, वो सेल किस तरह का सेल है, तो ईंधन सेल होगा, सब लोग जानता है। कैसा सेल होगा भाई, ईंधन सेल होगा। कैसा होगा, ईंधन सेल, ना प्राथमिक ना द्वितीयक ना तृतीयक, है ना, क्या हो जाएगा, ईंधन सेल हो जाएगा। कहता है अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ घटता बढ़ता है, या समय के साथ स्थिर रहता है। तो भाई रे समय के साथ अभिक्रिया का जो दर है समय के साथ घटता है, शुरू में तो बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता है। 48 नंबर हो गया। 49 बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ये वाला जो बी ऑप्शन है बाबू, ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, अर्धशतक पुरा दिया है। विटामिन सी, विटामिन सी क्या कह रहा है, विटामिन सी है, तो विटामिन सी है क्या, तो एक प्रकार के विटामिन है। इसका रासायनिक नाम होता है अस्कॉर्बिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है जो सिरका में होता है, और इसमें इमली में टार्टरिक अम्ल होता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन सी क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है? कोबालामीन, साइनोकोबालामीन नाम होता है। और इसमें क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आगे अभी बताइए कि विटामिन सी होता है, अस्कॉर्बिक एसिड, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 52 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक क्या करेगा कि दो एकलक मिलकर के जुड़ेगा और कुछ छोटे पदार्थ का निष्कासन नहीं करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? योगशील बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? योगशील बहुलक। उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन जो होता है ये क्या होता है? योगशील बहुलक होता है। चलेगा। नायलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम ये जान रहे हैं आप लोग। अगला 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टेफ्लॉन दे दिया, टेट्राफ्लोरोइथेन निम्नलिखित में से किसका एकलक है? तो आपका हो जाएगा टेफ्लॉन का। नायलॉन 6 का क्या हो जाएगा? नायलॉन 6 का हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। अब बुना इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटाडाइन और अस्टायरिन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन कहता है 54 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोक्वीन एक है, क्लोरोक्वीन एक है दर्दनाशक है कि एंटीबायोटिक है कि एंटी मलेरियल है कि ज्वरनाशी है? तो क्लोरोक्वीन जो है आपका हो जाएगा एंटी मलेरियल। क्लोरोक्वीन क्या हो जाएगा? एंटी मलेरियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 के बाद हम लोग 55 देखेंगे भाई। 55 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? कौन कहता है ब्रांड जो है, कौन ब्रांड इसमें जो है एंटीबायोटिक नहीं है? तो आपका पेनिसिलियन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। पेनिसिलियम नोटेट जो है एंटीबायोटिक नहीं है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है? कौन जो है गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन कौन हो जाएगा भाई? तो यहां हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस प्रकार से इस तरीका गैमेक्सिन 6 कारण पे यहां भी क्लोरीन, 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 तो इसको क्या कहेंगे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलिए तो बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। आप लोग बताइएगा कि सल्फाइड अयस्क को प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांद्रण किया जाता है? किसके द्वारा सांद्रण नहीं लिखा है, लेकिन किस सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो सांद्रण किया जाएगा, सल्फाइड रहेगा तो हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि। अगर चुंबकीय रहेगा तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हो जाएगा। तो आपका 57 नंबर हो गया फेन उत्प्लावन विधि सल्फाइड अयस्क के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है? विद्युत विच्छेदन के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा किसको हम नहीं निष्कर्ष कर सकते हैं, किसको नहीं निकाल सकते हैं? तो यह लोहा। क्या बाबू? लोहा को निष्कासन नहीं कर सकते हैं विद्युत विच्छेदन द्वारा। अगला 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हूप की विधि, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन किया जाता है? ब्रेडिंग आर्क बोले या हूप विधि बोले तो हो जाएगा भाई एल्युमिनियम का शोधन होता है। किसके द्वारा? ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा। चलिए तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे क्वथनांक कम है किसका? हीलियम का। किसका भाई? हीलियम का। ऑप्शन बी आपका सही है, हीलियम। हीलियम को हम लोग क्या करते हैं? हीलियम का हम लोग ऑक्सीजन के साथ उपयोग करते हैं। कब? जब गोताखोर करते हैं तब। या गोताखोर किस गैस का उपयोग करता है ऑक्सीजन के साथ? तो हीलियम का उपयोग करता है। पर्वतारोही में भी हीलियम का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। 61 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर? 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो भाई रे सबसे आकार छोटा है फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन क्या करेगा? एक ही को, ढेर मनी ऑक्सीजन को नहीं जोड़ सकता है, तो एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 62 कहते हैं कि सल्फर में ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो सल्फर एसिड है। एसिड है तो अकेले ना है, तो अकेले है तो कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं, इसका हो जाएगा 0।
क्या हो जाएगा भाई 0। बढ़ते हैं 62 नंबर के बाद 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? कम वाष्पशील क्या है? तो कम वाष्पशील कौन हो जाएगा भाई? तो कम वाष्पशील हो जाएगा सबसे कम वाष्पशील, तो सबसे कम वाष्पशील हो जाएगा, सबसे कम वाष्पशील हो जाएगा कौन? H2O। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 64 कहता है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जाल, घनाकार करा, खाली ब्रेविस जाल कहता तो 14, खाली ब्रेविस जाल कहता तो 14, क्रिस्टल तंत्र कहता तो 7, ब्रेविस जाल कहेगा तो 14, क्रिस्टल तंत्र कहेगा तो 7, लेकिन कहा दिया घनाकार, घनाकार मतलब क्यूबिक। क्या भाई? क्यूबिक में कितना रहेगा? 3 रहेगा। एक चीज ध्यान देंगे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, ये 7 होते हैं। क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोबिक में 4, एग्रा में 2 और 1 1 1। आप लोग याद रखिएगा सीटीओ महेर तक, सीटीओ महेर तक 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1 1 ट्रिक है। एग्रा में से हर साल को पूछेगा कि टोटल क्रिस्टल तंत्र की संख्या, टोटल ब्रेविस जालक की संख्या 14, क्रिस्टल तंत्र कितना? 7, क्रिस्टल तंत्र कितना? 7, ब्रेविस जालक कितना? 14, घनाकार में कितना? 3, टेट्रागोनल में कितना? 2, ऑर्थोगोनल में कितना? 4, मोनोक्लिनिक में कितना? 2, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रिक, ट्राइक्लिनिक में 1 1। चलिए बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्या कहता है? एक अष्टफलक रिक्तियां निम्नलिखित में से कितने गोला से घिरा होता है? तो अष्टफलक रिक्तियां और चतुष्फलक रिक्तियां, अष्टफलक रिक्तियां 6 गोला से घिरा होता है। अब भाई लोग आंसर मार देता है 8, गलत हो जाएगा। अष्टफलकीय रिक्तियां किस तरीका होता है? 3 और 3 6। चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे होगा? तो इस तरीका देखेंगे 1 2 3 और एक बीच में रहता है 4, इस तरीका से चतुष्फलकीय रिक्तियां हो गया अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय में क्या गोला? 6 गोला, चतुष्फलकीय में क्या गोला? 4 गोला, अष्टफलकीय में 1 गोला, अष्टफलकीय में 6 गोला और चतुष्फलकीय में 4 गोला। चलिए बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है भाई? 66 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? तो शॉर्टकी दोष, आंसर मारिए शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष में धन आयन और ऋण आयन जोड़ा में बाहर निकल जाता है तो घनत्व भी घट जाएगा, द्रव्यमान भी घट जाएगा। इसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार बराबर होता है। क्या होता है? धन आयन ऋण आयन बराबर होता है, लेकिन शॉर्टकी में धन आयन छोटा और ऋण आयन बड़ा। फ्रैंकल में शॉर्टकी में धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या होता है? बराबर होता है। धन आयन ऋण आयन बराबर होता है, जोड़ा में गायब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कन्हैया भाई। अगला क्वेश्चन 67 कहता है कि निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो अरे भाई फेरो चुंबकीय बोले तो Fe3O4 फेरो चुंबकीय बोले या फेरी चुंबकीय बोले, फेरो चुंबकीय बोले फेरी चुंबकीय बोले Fe3O4 दे देगा। अगला कहता है 68 नंबर कहता है निम्नलिखित विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। अनुसंख्या गुणधर्म कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। वाष्पदाब अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांग बिंदु मुनियन, हिमांग बिंदु अवनमन और प्रसरण दाब। इसमें क्या दिया है? सी ऑप्शन ए को दिया है, क्वथनांग बिंदु में उन्नयन, क्वथनांग बिंदु में उन्नयन, ये है जो अनुसंख्या गुणधर्म है। इसके अलावा हिमांग बिंदु अवनमन, प्रसरण दाब और वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल, घोलक मतलब बिलियन, घोलक मतलब बिलियन, घोलक मतलब बिलियन और घुल मतलब बिले। तो कहता है कि 1 केजी बिलियन में 1 केजी घोलक, घोलक मतलब विलायक, सॉरी घोलक मतलब विलायक, विलायक 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय को क्या कहेंगे? तो मोलर लता कहेंगे। मोलर लता कहाँ है? ये मोलर लता, इसका इकाई होगा मोल पर केजी। मोलरता की इकाई होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। नॉर्मलता का ग्राम तुल्यांक भार बटा लीटर। मोल अंश का क्या हो जाएगा? स्वयं का मोल बटा कुल मोल हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा भाई? मोललता। कि 1 केजी में जो विलय का मोल रहेगा उसको क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे। इसका इकाई भी पूछ देता है। मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भाई कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजक के बिना किसी, वैसा घोल एक निश्चित ताप पर संयोजक के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के क्या करता है? उबलता है। उसको क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिरांक
क्वथनांक मिश्रण भी कहेंगे, स्थिरांक क्वथनांक मिश्रण भी कहेंगे, या एजियोट्रॉपिक मिश्रण भी कहेंगे। कहता है बिना संघटन के परिवर्तन के क्या करेगा, एक निश्चित ताप पर क्या करेगा, उबलेगा, उसको एजियोट्रॉपिक मिश्रण या स्थिर क्वथनांक मिश्रण कहते हैं। तो आज का सेवा यहीं तक समाप्त मेरे भाई, लगे रहेंगे और हम लोग जोर शोर से सभी सब्जेक्ट का टीचर को मैं धीरे धीरे अवेलेबल करवा रहा हूं आप लोग के बीच, तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल एकदम निष्पक्ष भाव से लगे हुए हैं। तो भाई लव यू, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।